वायरल हेपेटाइटिस के पहले लेक्चर में आप लोग ये तो क्लियरली देख चुके हैं अच्छे से कि कौन कौन सी वैरायटीज़ जो हैं वायरस की जो कि कहीं ना कहीं वायरल हेपेटाइटिस करा सकती है, और उसके साथ बहुत सारे स्पेसिफिक प्रेजेंटेशंस थे जो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी या ई में अलग अलग प्रेजेंटेशन जो है वो दिखा सकता है ना। सबका अपना अपना कुछ स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन था। लेकिन देखिए, अगर मैं कुछ कॉमन क्लिनिकल फीचर्स की बात करूँ, कुछ कॉमन क्लिनिकल फीचर्स की, जो चाहे ए वायरस हो, बी वायरस हो, सी हो, डी हो या ई हो, इन सब में कुछ कॉमन प्रेजेंटेशन मिलेंगे। तो वो कॉमन प्रेजेंटेशन कौन से होंगे? तो देखिए, इसको हम दो मेन प्रेजेंटेशन में बांट सकते हैं, ठीक है। एक कैटेगरी में हम डालते हैं प्रोड्रोमल सिम्टम। प्रोड्रोमल सिम्टम जो इनिशियल सिम्टम होंगे और हर तरह के वायरल हेपेटाइटिस में देखने को मिलेंगे, जैसे भूख ना लगना, भूख का मर जाना, एनोरेक्सिया जो है देखने को मिल सकता है, ठीक है। नौशिया वॉमिटिंग वाला प्रेजेंटेशन जो है वो शुरू हो चुका होता है, क्योंकि वायरस जो है वो स्प्रेड हो रहा है बॉडी में, ठीक है। तो नौशिया वॉमिटिंग देखने को मिल सकता है। अच्छी खासी थकान शुरू हो जाती है, फैटिक जो है देखने को मिलता है, ठीक है। खूब ज़्यादा वीकनेस, मलाइस का प्रेजेंटेशन यहाँ देखने को मिलता है। आर्थ्रालजिया, जॉइंट्स पेन, मस्कुलर पेन इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। एंड फीवर, तो ये जॉइंट पेन तो है, मसल्स भी पेन होता है, मायल्जिया। ये कुछ बेसिक प्रेजेंटेशन हैं जो हर वायरल हेपेटाइटिस में आपको देखने को मिल रहे हैं। भूख ना लगना, नौशिया होना, वॉमिटिंग होना, थकान होना, है ना, मेलाइस चक्कर वाले प्रेजेंटेशन आना, ये एक तरह की वीकनेस भी है। जॉइंट्स पेन, फीवर, मस्कुलर पेन, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। और फिर धीरे 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 सिम्टम्स आने लगते हैं जॉन्डिस वाले, उसके बाद आने लगते हैं एक्चुअल में जॉन्डिस के प्रेजेंटेशन, है ना। अब उसमें भी फिर डिपेंड करेगा कि वो अनकॉन्जुगेटेड वाला है या कॉन्जुगेटेड वाला है। अब क्योंकि हम वायरल हेपेटाइटिस की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर मिक्स्ड देखने को मिलेगा, है ना, मिक्स्ड प्रेजेंटेशन जो है वो देखने को मिलेगा। जॉन्डिस में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? जो वाइट स्क्लेरा है वो बिल्कुल येलो हो चुकी होगी, है ना। वाइट स्क्लेरा बिल्कुल कैसी हो जाती है? येलो। येलो डिस्कलरेशन ऑफ वाइट स्क्लेरा जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। टंग का निचले वाला हिस्सा, ठीक है। तो जो टंग का निचले वाला हिस्सा होता है, जैसे ही हम पर्सन को कहते हैं कि अपना जीभ जो ऊपर के टीथ है उनकी पीछे की ओर ले जाकर टच करिए, तो जीभ का जो निचले वाला हिस्सा दिखता है वो भी येलोविश हो जाता है ना। तो हम लिख सकते हैं कहीं ना कहीं कि फ्लोर ऑफ द टंग, ठीक है। फ्लोर ऑफ द माउथ भी कह सकते हैं उसे, फ्लोर ऑफ द टंग लिख रहे हैं हम यहाँ पर, वो येलोविश होता है ना, उसे हमको देखना पड़ता है ध्यान से। फिर नेल्स वगैरह, पाम्स, ठीक है। सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट, ये कुछ ऐसे साइट्स है जहाँ पर आपको जॉन्डिस का प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। येलो डिस्कलरेशन ईजिली देखने को मिलेगा, है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा बिलिरुबिन बढ़ता रहेगा उतना ज़्यादा वो बॉडी के एरियाज़ में डिपॉजिट होने लगेगा, है ना। तो जॉन्डिस वाले प्रेजेंटेशन मिलेंगे। साथ में सेम प्रूराइटिस, इचिंग होने लग जाएगी अब वहाँ पर, तो प्रूराइटिस वाला प्रेजेंटेशन भी आपको देखने को मिलना है। ये बेसिक प्रेजेंटेशन है जो आपको देखने को मिलेंगे। डार्क यूरिन मिल सकता है अच्छा खासा, है ना, क्योंकि यहाँ तो कॉन्जुगेटेड भी होगा, है कि नहीं। क्ले कलर्ड स्टूल मिलेगा, क्ले कलर्ड स्टूल, सारी चीज़ें मिलेगी। एंड टेंडर हेपेटोमेगाली, धीरे धीरे लिवर का इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है, लिवर एनलार्जमेंट भी देखने को मिलता है ना। तो ये कुछ बहुत ही बेसिक प्रेजेंटेशंस है ना, जो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जो आपने कंपैरिजन किया है उसमें वैसे उन्होंने सारी चीज़ों की बात की है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हेपेटाइटिस बी के बारे में कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चंस करते हैं। तो हम इन्वेस्टिगेशंस हेपेटाइटिस बी के इसके लिए थोड़ा फोकस करेंगे, और उसमें भी मेनली सीरोलॉजी, जो सीरम मार्कर मिलने हैं उन पर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हेपेटाइटिस बी के लिए। तो हम एक एक करके इसके कंसेप्ट्स को समझेंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले एक चीज़ को आपको समझना है, आपने सुना होगा
एक सीरम मार्कर एक एंटीजन होता है जिससे हम HbSAg कहते हैं, HbSAg। अब जरा समझिए, ये जो HbHb वर्ड यूज करते हैं ना हम, ये हेपेटाइटिस बी वायरस को दर्शाता है। Ag फॉर एंटीजन, ठीक है, और यहाँ पर S जो है वो सरफेस एंटीजन है। तो HbSAg को हम सरफेस एंटीजन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सरफेस एंटीजन कहते हैं इसे, HbSAg को। अब जरा समझिए, HbSAg अगर मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है। पहली चीज, HbSAg जो है वो तीनों तरह के डिसीजेस में एक्टिव रहने वाला है हमेशा। मतलब चाहे वो एक्यूट डिसीज हो, चाहे वो क्रॉनिक डिसीज हो, चाहे वो कैरियर स्टेट हो। क्या कहा मैंने, चाहे वो एक्यूट डिसीज हो, क्रॉनिक डिसीज हो या कैरियर स्टेट हो, तीनों प्रेजेंटेशन में अगर डिसीज के हल्के फुल्के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो HbSAg हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो सिम्टमेटिक फेज में ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव आने वाला है HbSAg, सरफेस एंटीजन कहते हैं। क्लियर। HbSAg अगर मिल रहा है मतलब ये कंफर्म है कि पर्सन इन्फेक्टेड है, 100% श्योरिटी हो जाती है इन्फेक्शन की, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। और एक्यूट, क्रॉनिक या कैरियर स्टेट तीनों में हम इसको मान के चलते हैं। अब बच्चे गलती क्या करते हैं स्टूडेंट, वो HbSAg को ही गलती से LTHS एंटी HbSAg समझ लेते हैं। अब देखिए HbSAg है ना, ये दूसरा मैंने लिखा एंटी HbSAg, ये क्या है, एंटी है, एंटी का मतलब है एंटीबॉडी। तो जो सरफेस एंटीजन है ना उसके अगेंस्ट में आप एंटीबॉडी बन चुका है, तो एंटी HbSAg तो मिलना अच्छी चीज़ है। ये इंडिकेट करता है कि HbSAg के अगेंस्ट में क्या बन गया है, एंटीबॉडीज बन चुकी है ना, एंटीबॉडीज अगेंस्ट HbSAg। अब अगर वहाँ एंटी HbSAg मिल रहा है तो ये क्या दर्शा रहा है, सबसे पहली चीज पर्सन जो है वो इम्यून हो चुका है, पेशेंट इज इम्यून, मतलब अब डिसीज और आगे प्रोग्रेस नहीं आने वाली है, और पेशेंट प्रोटेक्ट हो चुका है, पेशेंट इज प्रोटेक्टेड, मतलब आगे अब डरने वाली कोई बात नहीं है अगर एंटी HbSAg वहाँ पर मिल रहा है तो, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि यदि किसी पर्सन में एंटी HbS मिल रहा है तो इसका मतलब इसकी इम्यूनिटी अब स्ट्रांग हो चुकी है, क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तभी तो ये एंटीबॉडी बनेगा ना, ये भी कह सकते हैं ना हम लोग। और तीसरे शब्दों में, है ना, मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, और अलग वर्ड में या तीसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि अब पर्सन जो है हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट में इम्यून है, हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन डेवलप हो चुका है या इम्यून है अब वो। तो मतलब तीनों का एक ही निकलता है, लेकिन उसको घुमा फिरा कर कह सकते हैं। तो एंटी HbSAg मिला मतलब पर्सन अब बिल्कुल ठीक है। ध्यान रखना है, HbSAg मिलना इन्फेक्टिविटी को दर्शाता है, एंटी HbSAg नॉन इन्फेक्टिविटी पीरियड को दर्शाता है, मतलब पर्सन बिल्कुल ठीक हो चुका है। और HbSAg जब तक सिम्टम्स रहेंगे, चाहे वो एक्यूट केस का हो, क्रॉनिक का हो या कैरियर स्टेज का हो, हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर। बात करते हैं HbEg की। HbEg से पहले चलो HbC को देखते हैं, कोर एंटीजन को, HbCAg। देखिए ये C जो है ना हेपेटाइटिस बी वायरस का एंटीजन तो है, लेकिन किसके अगेंस्ट में, कोर एंटीजन। देखो C फॉर कोर, हाँ ये कोर एंटीजन है। पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ये वायरल कोर का छुपा वाला हिस्सा होता है, ठीक है, और ये मिलता ही नहीं है, बहुत ही कम केसेस में मिलता है HbCAg, ठीक है। तो नॉट डिटेक्टेबल, पहली चीज तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आसानी से मिलने ही नहीं वाला है, ठीक है, HbCAg। लेकिन एंटी HbCAg मिल जाएगा आपको, और जब एंटी HbCAg मिला ना उसके बाद ही समझ में आया कि कोई कोर एंटीजन भी होता है
जब कोर एंटीजन होता है तब तो एंटीबॉडी बनेगी ना, तब तो एंटी एचबीसी मिल सकता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है, ये एक्यूट केस में सबसे पहले बनने वाली एंटीबॉडी है। एक्यूट केसेस में सबसे पहली एंटीबॉडी जो तो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो फर्स्ट एंटीबॉडी टू अपीयर आफ्टर कैसा इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फेक्शन, अन एक्यूट इन्फेक्शन। तो कभी भी आपसे पूछे ना कि सडन इन्फेक्शन हुआ, एक्यूट इन्फेक्शन हुआ हेपेटाइटिस बी का, तो सबसे पहले कौन सा एंटीबॉडी मिलेगा, तो एंटी एचबीसी मिलेगा। मतलब एचबीसी एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज मिलेंगी जो सबसे पहले देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। और कमाल की चीज ये है कि ये रिकवरी फेज में भी पॉजिटिविटी दिखाएगा। ये एक्टिविटी फेज में तो दिखा ही रहा है, ये रिकवरी फेज में भी पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो, ये तो एक्यूट केस में ही बन गया, और जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक ये एंटी एचबीसी मिलता ही रहेगा। और मैंने आपको कई बार बताया है कि एक्यूट डिसीज में जो इम्यूनोग्लोबुलिन भाग लेता है वो होता है IgM। तो जो एंटीबॉडीज बन रही है वो कौन सी बनेगी, IgM एंटीबॉडीज बनेगी। और जब वो क्रॉनिक में बदल जाएगा, एक्यूट अगर लंबे समय तक रहा तो क्रॉनिक में, तब वो बदल जाएगा IgG टाइप की एंटीबॉडी में। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि कोर एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज मिल रही है लेकिन वो क्रॉनिक स्टेज में है, तो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन इन्वॉल्व है, IgG जो एंटीबॉडीज बनाएगा। और एक्यूट में तो IgM है ही सही, जो सबसे पहले भी देखने को मिल रहा है ना। तो ये कोर एंटीजन के बारे में ध्यान रखना है ना। सो दूसरे शब्दों में आपको ये भी ध्यान रखना है, कभी अगर आपसे पूछ ले कि मोस्ट रिलायबल मार्कर कौन सा है, काय के लिए मोस्ट रिलायबल मार्कर, किस चीज़ के लिए, एक्यूट हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए, ठीक है, मोस्ट रिलायबल मार्कर। तो अब क्योंकि एक्यूट का पूछा है ना, तो क्या लिखेंगे हम, IgM लिखेंगे, वो भी किसके अगेंस्ट में, कोर एंटीजन के, है ना। तो हम लिखेंगे IgM जो कि एंटी एचबीसी बनाने वाला है, इसके अगेंस्ट में बनने वाला है कि नहीं। तो ध्यान रखेंगे क्योंकि एक्यूट बोल रहा है, मोस्ट रिलायबल, तो IgM इन्वॉल्व होगा यहाँ पर। देखिए, एक तीसरे एंटीजन की भी बात की जाती है जिसे HBAG के नाम से जाना जाता है, HBAG। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट एंटीजेंस में से एक है ये। क्यों सबसे इंपॉर्टेंट एंटीजेंस में से एक है ये, क्योंकि ये हाई इन्फेक्टिविटी को दर्शाता है। ध्यान रखेंगे, कभी भी अगर आपसे पूछे कि हाई इन्फेक्टिविटी अगर दर्शानी है तो हम किस एंटीजन को ढूंढेंगे सबसे पहले, तो वो HBeAg होगा जो हाई इन्फेक्टिविटी को दर्शा रहा है। दूसरे शब्दों में कभी वो आपसे पूछ सकता है कि वो एक्टिव डिसीज़ है, मतलब वायरस रेप्लिकेशन अभी भी चल रहा है, वो आप किस चीज़ से पता लगाओगे, तो HBeAg की प्रेजेंस से पता लगाएंगे। अगर HBeAg वहाँ पर ज़्यादा मौजूद है, मतलब हाई इन्फेक्टिविटी फेज है, अभी भी वायरस रेप्लिकेशन जो है वो बहुत अच्छे से हो रहा है, ठीक। इसका जस्ट अपोजिट ले लो एंटी HBeAg। अब हमने एंटीबॉडी बना दिया ना, तो अगर HBeAg हाई इन्फेक्टिविटी दर्शा रहा है तो एंटी HBeAg क्या दर्शाएगा, लो इन्फेक्टिविटी, है ना। मतलब वायरल रेप्लिकेशन तो है बट स्लो है ना। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो एक्टिव डिसीज के फॉर्म में पूछे या लोड के हिसाब से पूछ ले, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। एक कदम और आगे चले हम लोग, ठीक है। देखिए, कई बार क्या होता है, अब हमको HBeAg तो ध्यान है कि हाँ भैया, है ना, सॉरी HBeAg ना, एंटी नहीं, HBeAg तो हमको पता पड़ गया हाई इन्फेक्टिविटी और एक्टिव डिसीज को दर्शाता है। लेकिन समय के साथ साथ रिसर्चेस और होती रहती है, तो पहले जो मेन मार्कर माना जाता था वो HBeAg ही होता है। लेकिन अब इतना ज़्यादा एडवांस्ड हो चुका है मेडिकल साइंस कि हम उसके कोर एरियाज़ में घुसते जा रहे हैं, तो हमको नई नई चीज़ें समझ में आ रही है। अब क्या करा साइंटिस्ट ने, सीधे वायरस को ही ढूंढ लिया है। अब आप लोग सबको ये भी पता होना चाहिए कि हेपेटाइटिस
बी वायरस जो है वो एकमात्र डीएनए वायरस है वायरल हेपेटाइटिस के केसेस में। बाकी जितने भी वायरस है, चाहे हेपेटाइटिस ए हो, हेपेटाइटिस सी हो, हेपेटाइटिस डी हो या हेपेटाइटिस ई वायरस हो, ये सब आरएनए वायरस है, सारे के सारे आरएनए वायरस है। और ये कैसा है? डीएनए वायरस है। ठीक है, तो अब क्या करा, सीधे उसके वायरस के डीएनए को ही ढूंढ लिया है। तो अब यहाँ पर दो और नई चीज़ें आ चुकी है HBeAg के अलावा भी। अब यहाँ पर हेपेटाइटिस बी वायरस का डीएनए ढूंढ लिया जाता है, जो कंफर्म डायग्नोसिस है कि रेप्लिकेशन चल रहा है या हाई इन्फेक्टिविटी है या एक्टिव डिसीज है अभी भी। ठीक है, इसके अलावा हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए के साथ जो एसोसिएटेड एंजाइम है, या तो उसको ढूंढ लिया जाए पॉलीमरेज को, तो पॉलीमरेज को ढूंढ लिया जाए, या फिर आपका HBeAg तो है ही सही। तो अब क्या हुआ है, हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए और हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए पॉलीमरेज भी आ चुका है। और अब कभी आपसे पूछे ना कि अब बताइए मोस्ट सेंसिटिव मार्कर कौन सा एक्टिव हेपेटाइटिस बी वायरस रेप्लिकेशन के लिए, क्या पूछा मैंने? मोस्ट सेंसिटिव मार्कर फॉर एक्टिव हेपेटाइटिस बी रेप्लिकेशन, मतलब वायरस जो है वो अभी भी ग्रो कर रहा है। तो अब आपका आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए। अगर ये नहीं है ऑप्शन में तो आपका ऑप्शन हो जाएगा हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए पॉलीमरेज। अगर ये दोनों नहीं है तब आप चुनोगे HBeAg वायरस एंटीजन। ठीक है, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ इसको, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, देन इस डीएनए वायरस का पॉलीमरेज एंजाइम अगर मिल जाता है तो उसको दूसरे नंबर पर रखेंगे, और HBeAg जो है वो तीसरे नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, ये सीक्वेंस अब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कभी वो एक्टिव रेप्लिकेशन के बारे में पूछे तो। अब देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन सीरोलॉजी के बेसिस पे हो गई है। ठीक है, कई बार एक्टिव वायरल हेपेटाइटिस ओवरऑल, हाँ बी के लिए नहीं, एक्टिव वायरल हेपेटाइटिस में इन्वेस्टिगेशन थोड़े डीपर लेवल पर की जाती है। तो कई बार क्या करते हैं हम लोग, बायोप्सी पर पहुंच जाते हैं। बायोप्सी पर, तो जब आप लोग बायोप्सी पर चले जाते हैं तो हमको एक स्पेसिफिक बॉडी मिलती है जिसे काउंसिलमैन बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंसिलमैन बॉडी, काउंसिलमैन बॉडीज। देखिए, ये जो काउंसिलमैन बॉडीज बनी है ना, ये डीजनरेटिव चेंजेस की वजह से बनी है वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर अब पैरेनकाइमेटस चेंजेस आ चुके हैं, तो वहाँ पर इओसिनोफिलिक एपोप्टैटिक बॉडीज डिपॉजिट हो रही है। ठीक है, अब इओसिनोफिल्स हो जाए, ये सब क्या फेगोसाइटिक सेल्स है, तो वहाँ जाकर पैरेनकाइमा में डिपॉजिट भी होती है। तो ये एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में मिलता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, किस में मिलता है? मेनली एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में। और अगर एक बार काउंसिलमैन बॉडीज मिल गई है, मतलब इतना क्लियर है कि जो अब हेपेटोसाइट्स है उसमें इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका है, अब वो रिवर्स हो ही नहीं सकता है ना, तो इरिवर्सिबल डैमेज, ध्यान रखेंगे। इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ लिवर पैरेनकाइमा, जिसे हम हेपेटोसाइट्स कह सकते हैं। ठीक है, हेपेटोसाइट्स। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखना है अपने को, है ना, ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। खासकर बी वायरस के बारे में जितनी बारे में सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन में बातें बताई है ना। बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग C, D और E के बारे में बात करेंगे।